नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। योगी कैबिनेट की आज होगी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों के समायोजन समेत कई प्रस्ताव शामिल। पौधारोपण को लेकर भी बैठक में होगी चर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में बारिश समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। योगी कैबिनेट की आज बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। कर्मचारियों के समायोजन समेत कई प्रस्ताव इसमें शामिल है। पौधारोपण को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी और जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होनी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी और कई फैसलों पर मोहर भी लगने की उम्मीद है। कर्मचारियों के समायोजन समेत कई प्रस्ताव इसमें शामिल है। पौधारोपण को लेकर भी बैठक में चर्चा होनी है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। पौधारोपण को लेकर बैठक में चर्चा होगी और आपको बता दें जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा तय है। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी में 22 जुलाई को लगाए जाएंगे 30 करोड़ पौधे। सीएम योगी आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे चर्चा। 15 अगस्त को लेकर लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। मानसून सीजन में कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग ने शुरू की तैयारियां। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। मानसून सीजन में कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग ने तैयारियां इसकी शुरू कर दी है। बड़ी खबर यूपी में 22 जुलाई को लगाए जाएंगे पौधे और पौधारोपण का बड़ा अभियान यहां पर चलाया जाएगा। 15 अगस्त को चलाए जाएंगे 5 करोड़ रुपए। मानसून सीजन में कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग ने तैयारियां यहां पर शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। होटल वालों को देना होगा सिर्फ 3% टैक्स। पर्यटन नीति में पंजीकृत होटलों को मिलेगी राहत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टैक्स घटाने की यहां पर अब तैयारी और सभी बड़े होटल कारोबारियों को मिलेगा लाभ। वर्तमान में लिया जा रहा है 6% टैक्स। लखनऊ से बड़ी खबर। होटल वालों को देना होगा सिर्फ 3% टैक्स, अभी 6% दिया जा रहा है। 3% टैक्स होटल मालिकों को देना पड़ेगा। सभी बड़े होटल कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में 6% टैक्स दिया जा रहा है। पर्यटन नीति में पंजीकृत होटलों को सुविधा मिलेगी और अब उनका टैक्स जो है 6% से घटकर 3% होगा। होटल वालों को सिर्फ 3% टैक्स देना होगा। पर्यटन नीति में पंजीकृत होटलों को मिलेगी राहत। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अपराधी नहीं चला सकेंगे शैक्षणिक संस्थान। प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को देना होगा शपथ पत्र। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने की व्यवस्था। प्रदेश के सभी उपनिबंधों सहित निबंधों को निर्देश जारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। अपराधी नहीं चला सकेंगे शिक्षण संस्थान। एक और लगाम अपराधियों पर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को देना होगा शपथ पत्र।
लखनऊ से बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। यूपी में हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी में नगर विकास और हाउस टैक्स और लाइसेंस फीस बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में बढ़ाने की तैयारी की गई है। वित्तीय स्थिति सुधारने, आय बढ़ाने में शासन जुटा है। सभी नगर निगमों से पत्र लिखकर मांगा गया है प्रस्ताव। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। यूपी में हाउस टैक्स से बढ़ाने की तैयारी में नगर विकास और हाउस टैक्स और लाइसेंस फीस से बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में बढ़ाने की तैयारी की गई है। वित्तीय स्थिति सुधारने, आय बढ़ाने में शासन जुटा है, जिसको लेकर ये अब एक और तैयारी की जा रही है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आवारा सांड के हमले से किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें, खेत में काम करके किसान लौट रहा था। पहले भी कई बार लोगों पर हमला हो चुका है और शिकार बन चुके हैं लोग। प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़ने में यहां पर नाकाम साबित दिख रहा है। अमरोहा के थाना रहरा के गांव पुरारा का ये पूरा मामला जो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमरोहा की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आवारा सांड के हमले का यहां पर आतंक देखने को मिला है। खेत से काम कर लौट रहा था किसान और फिर सांड ने उस पर हमला कर दिया। आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन भी किसी तरह की कोई यहां पर आवारा पशुओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। खेत से काम करते लौट रहे किसान पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। बिजनौर में पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मूसलाधार बारिश से नगर पालिका की सड़कें जलमग्न हो गई। लगातार बारिश के चलते पशुओं के चारों के लिए दिक्कत अब सामने आने लगी है। अच्छा, इससे कुछ फायदा है नुकसान है आपको? फायदा ही है किसान को। तो ऐसे तो कोई फसल है नहीं इस तरह की नुकसान हो। तो फसल करना ही है, या धान बोया जा रहा है उसको फायदे बन जाए किसान। अच्छा ही है। फसलों की दिक्कत आ जाती है, पक्षी ये तरीके की दिक्कत आ जाती है। मौसम में बढ़ना सब कुछ नहीं है। तो देश भर में लोग वृक्षारोपण कर देश को हरा भरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश कन्नौज में वन महोत्सव के तहत की गई, जहां वृहद वृक्षारोपण किया गया। तिरवा के डीएम कॉलेज में किया गया है और नगर पालिका चेयरमैन सौरभ गुप्ता ने इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम में छात्रों ने वन बारात भी निकाली है। पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प भी यहां पर लिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने पौधों की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। कन्नौज जनपद में वन विभाग द्वारा 1 तारीख से 7 तारीख तक जागरूकता वन वृक्षारोपण जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है और 8 तारीख से 30 जुलाई तक वृक्षारोपण कार्यक्रम रहेगा। वन विभाग और अन्य विभाग अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। कल यानी सोमवार को जिलाधिकारी महोदय द्वारा उमरदा वनराज में पौध वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करा दी गई है और मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा भी क्षेत्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। और अब खबर कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के शिव कटरा इलाके से है, जहां नशेबाजों ने मामूली विवाद के बाद फायरिंग कर दी है। फायरिंग के दौरान गोली युवक के पैर में लग गई। वहीं इस गोलीकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल युवक को उपचार के लिए काशीराम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजन ने आरोप लगाया कि हालांकि इस घटना में घायल युवक खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन चकेरी सर्किल में एक दिन में 3 गोलीकांड के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। ऐसी घटनाएं साफ तौर पर बयां करती है कि दबंगों में पुलिस का कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा। करिया और नांगा छोटू
नैया और ये सोना, ये धांधा गोली चला रहे थे। हमको नहीं पता किस विषय में चला रहे सर। हम पूरी बस्ती में, मेरी बहू के भी बच गई है। गेट बंद किया मेरी बहू ने। मेरे लड़के को अंदर घुसेड़ रही थी तो भी उसकी टांग में गोली लग गई। क्या पहले कोई दुश्मनी रही है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो आज फिर क्यों गोली चलाया? अब पता नहीं किस मारे गोली चलाई गई है, किसकी चक्कर से चलाई गई है। हम तो अपने घर के चक्कर से। इसका विवाद था, क्यों गोली चलाई? हमको नहीं मालूम है। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं? हम तो चौकी में आए, थाने में। मैं सर जी अपने घर के बाहर कपड़े की अरगनी में कपड़े फैला रहा था। इतने में सर जी 3-4 लोग लोग आते ही सर जी वो जो है फायर करने लगे। इन्हें 4-5 फायर करे, एक फायर मेरी जान में लग गया सर जी। और खबर लखनऊ से है, जहां 61वीं अगुलिस वार्षिक तैराकी का क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में महिला पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं और मेजबान मध्य जोन पीएसी टीम ने, कप्तान ने सभी खिलाड़ियों की तरफ से सच्ची खेल भावना से भाग लेने को कहा और साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारों को छोड़कर स्टेडियम में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बहुत खुशी हो रही है और बस यही कहना चाहूँगी कि बस मुझे लगता है बाकी और लड़कियों को भी ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें और इस गेम को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले लड़कियों में, क्योंकि बहुत कम लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। और बाकी मेरे कोच और बाकी प्रभारी है, मेरे कोचेज हैं, इंस्पेक्टर सर हैं, तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इतना प्रैक्टिस कराने के लिए और इस काबिल बनाने के लिए कि मैं यहाँ और मतलब पार्टिसिपेट कर रही हूँ और फर्स्ट प्राइज जीत रही हूँ। और मेरे पापा स्पोर्ट्स से ही स्विमिंग कोच हैं, तो उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी। स्टार्टिंग से उनके ही मैं आदर्शों पर चल रही हूँ। मुझे बहुत हर्ष है कि आज 61वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जोन, जिसमें 7 कमिश्नरेट भी शामिल है, एवं पीएसी के 3 जोन पूर्वी, मध्य और पश्चिम, कुल मिलाके 12 जोन इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। तो वहीं पीलीभीत में सिलेंडर में आग लगने से मां बेटी और देवर बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 25 वर्षीय प्रीति खाना बनाने के लिए जैसे ही गैस चूल्हे को जलाने पहुंची तभी सिलेंडर ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे प्रीति आग की लपटों में आ गई। वहीं चीख पुकार पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और जल रहे गैस सिलेंडर पर मिट्टी डालकर आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से झुलसे हुए तीनों लोगों को जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। तीन लोग घायल हैं, हमारी भाभी, छोटे बार भैया और हमारी पत्नी और एक छोटी बच्ची। कैसे लग गई आग? ये आग गैस सिलेंडर से लगी। कैसे लग गई? मतलब गैस सिलेंडर रखा था, गैस सिलेंडर पे जलाने की कोशिश की, मगर वो गैस सिलेंडर एकदम लीक हो गया एकदम अचानक। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये बचाने था बंद करने था, कपड़ा लेते उस पर डाले तो उस पर आग बढ़ती गई एकदम, तो ये जल गई। अच्छा, सामान भी जल गया आपका सारा? सामान भी जल गया है। तो कैसे आग पे काबू पाया फिर? आग पे काबू का गांव वाले दौर पर एकदम मट्टी डाल दी, गाँव बाहर से मट्टी का खोद को मट्टी डाली, उस पर पाट दिया। और अब खबर कानपुर चकेरी सर्किल से है, जहां अपराधी लगातार निरंकुश होते जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं शाम को अर्शी नामक व्यक्ति ने अपनी राइफल से पड़ोस के व्यक्ति पर फायर कर दिया, जिससे उसका हाथ उड़ गया और सीने में भी गंभीर चोट पहुंची है। सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इनका असला लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी देनी शुरू कर दी। फैक्ट्री से आ रहे थे काम करके लौट के,
साहब देखा बच्चा मेरा खेल रहा था घर के पास, जब वो रो रहा था हमने उससे बुलाया, हमने बेटा क्या हुआ, तो पता चला वो जो है अंकल ने अर्थी ने बच्चों को मेरे डांट के भगाया और उसकी लात मारी। हमने अपने बच्चे कहा तुम यहाँ क्यों खेलने आते हो, अपने घर पर खेला करो, तो डांटते हुए ला रहे थे अपने घर। और साहब उनका घर रास्ते पड़ता वो निकले गाली बकते हुए, बे यहाँ साहब हम उनके बाद रुके नहीं, हम सीधे अपने घर की तरफ आते रहे, वो पीछे से हमको गाली बकते हुए आते रहे। फिलहाल हम अपने घर पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत मेरे गिरेबान पकड़ के हमको झंझोड़ने लगे। और अब खबर कन्नौज से है, जहां बारिश के कारण लोकल फॉल्ट से नगर की बिजली गुल हो गई, जिसके चलते लोगों में हाहाकार मच गया। बता दें कि कगजियाना में बारिश के कारण बिजली के पोल में आग लग गई। वहीं उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर एक घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने ही बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने अब आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, सफीपुर में एक घर में शव मिला था। आरोप है कि छोटे भाई पर हत्या के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक संपत्ति को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा था। वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी चकेरी और पुलिस मामले की जांच में जुट गए हैं। लड़ाई झगड़ा आया, भाई मेरा कुंदन वो सुनील बैठा था, हम छत में पानी झड़ रहे थे, तो इस मकान में मुकदमा लग चुका था। तो हमने कहा देखो किराए पे तुम किराएदार न रखो, जब फैसला हो जाएगा जब आप रखना। कुंदन आया, सुनील को लथाड़ते हुए ले गया, आधी रोड तक ले गया, उसको पानी में भिगो के लात घूसा मारी थी और वो खत्म हो चुकी, मर गया। कुंदन बड़ा भाई है मेरा, सुनील का, इनका बड़ा भाई है। आपका भी बड़ा भाई है? मेरा भी बड़ा भाई है। तो लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसकी जानकारी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए गए। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समझौता था और उसी कड़ी में उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद इस समझौते पे मिला और उन्हीं दिनों उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, वहां हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा, अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आ रहा है और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, पीएलएस ज्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कॉस्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं, ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहां हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा
जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी, और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोगों का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला यूनिट इसका 50 महीने में और दूसरा यूनिट इसका 56 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम जनता की सेवा में डाल सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा और इसकी जो 800 की जो दो प्लांट की जो क्षमता 1600 मेगावाट की है, वो अभी तक की थर्मल सेक्टर में स्थापित जो क्षमता है हमारी लगभग 7000 मेगावाट की। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसकी 1/4 क्षमता का ये अकेला ये प्लांट बनने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 17,000, आपने अच्छा किया आप प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़। सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 के, तो पहला यूनिट का लक्ष्य है हमारा 50 महीने में और दूसरा यूनिट उसके बाद के 6 महीने 56 महीने में हो जाएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से इतना। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।